जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है वेस्ट टू वेल्थ। आज का हमारा मीन्स का सवाल है, व्हाट इज़ द करेंट स्टेटस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, डिस्क्राइब द चैलेंजेस रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट का क्या स्टेटस है और इंडियन गवर्नमेंट को किस तरह की चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की है इन टर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, और क्या ऐसा चीज़ किया जा सकता है जैसे वेस्ट को प्रिवेंट किया जा सके। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रो में हम लिखेंगे कि राइजिंग इनकम, रैपिडली ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज वॉल्यूम एंड चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ वेस्ट इन इंडिया। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की शौक बढ़ते हैं, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और जैसे ही वो चीज़ें परचेज करते हैं उन चीज़ों के साथ एज एन एडिशनल बोनस वेस्ट भी आती है। और जिस तरह से वेस्ट में जो है वो बढ़ोतरी होती रहती है। वेस्ट कई तरह से होते हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, ई वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मतलब जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, जैसे कि वेजिटेबल स्किन हो गया, किचन वेस्ट हो गया। लिक्विड वेस्ट मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलती है, जो पानी में बह जाती है, जो वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा देती है, इस तरह के वेस्ट जो है। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि बैटरीज, जो टूटा फूटा टीवी, इस तरह की टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है जो ख़राब हो चुके हैं वो भी ई वेस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। हर तरह की वेस्ट जो है वो हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों पे बहुत डेंजरस इफेक्ट लाती है। बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो वेस्ट की वजह से होती है, जैसे कि किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, डायरिया, स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़, उसके बाद मेनिंगाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बहुत सारे डिजीज़ेस होती हैं जो वेस्ट की वजह से होती है, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है। तो वेस्ट इज़ वेरी डेंजरस। Improper waste management has very serious implications both on health and the environment. Improper waste को अगर हम लोग properly मैनेज नहीं कर पाए तो वो हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों पे ड्रास्टिक इफेक्ट डाल सकती है। रिसेंटली अभी न्यूज़ में एक आया था, मुंबई की कोई तो बीच है, मैं बीच का नाम भूल गई हूँ, शायद जुहू बीच या कोई तो बीच में क्या हुआ था, जो सी है वो पूरा वेस्ट लेके आके पूरा बीच में पूरा वेस्ट कर दिया था, पूरा रिटर्न कर दिया था। लोगों ने जो कचरा डाला था ना सी वाटर पे, उसको पूरा रिटर्न करके पूरा बीच वेस्ट से भर गया था। तो ऐसा कोई तो न्यूज़ आया था, मैं कौन सा बीच भूल गई हूँ वो। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। The Municipal Solid Waste Management Handling Rules 2000 indicated that all the urban local bodies are responsible for the collection, transportation, disposal and segregation of solid waste in India. यहाँ पे एक ट्रिक क्वेश्चन आ सकता है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो कौन सी तरह के वेस्ट जो है वो कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट या डिस्पोज कर सकते हैं। द आंसर इज़ ओनली सॉलिड वेस्ट। जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो सिर्फ सॉलिड वेस्ट पे ही काम कर सकते हैं, बाकी सारे वेस्ट पे नहीं। और कितने सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ है ये आपने पॉलिटी में पढ़ लिया था, टोटल 8 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। तो वो आपने पॉलिटी के लक्ष्मीकांत बुक में अच्छे से पढ़ा था, कौन सी अर्बन लोकल बॉडीज़ के क्या पावर है, क्या फंक्शन है, वो आपने डिटेल में पढ़ा था, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। India generates 62 million tons of waste each year. About 43 million tons are collected, of which about 12 million tons are treated and 31 million tons are dumped in landfill sites. इंडिया में टोटल वेस्ट जो होता है वो 62 मिलियन टोन्स जनरेट होता है हर साल, जिसमें से 43 मिलियन टोन्स जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और इसमें से कलेक्टेड में से भी जो है वो 31 मिलियन टोन्स डंप किया जाता है लैंडफिल साइट्स पे। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। डंपिंग विल कॉज ओनली ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इट विल कॉज इन द एनहांसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। डंपिंग इन द लैंडफिल्स इज़ नॉट गुड। एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ पे जो लैंड जो है वो सब कवर अप हो जाएगा, देयर विल बी नो लैंड लेफ्ट फॉर लैंडफिल डंपिंग। सिर्फ 12 मिलियन टोन्स जो है वो प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है, और बाकी जो है वो डंप किया जाता है इन लैंडफिल साइट्स।
Most of India dump sites have exceeded the capacity and height limit of 20 मीटर। जैसे कि मैंने कहा अभी अभी कि जो डंप साइट्स होती है उन्होंने ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी जो है वो एक्सीड कर ली है, उनकी हाइट बहुत बढ़ गई है और जितना ज़्यादा वो लोग एक्सीड करेंगे उतना ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होएगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, हर तरह का पोल्यूशन होगा, बैक्टीरिया होगा। तो लैंडफिल साइज ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है। It is estimated that this size includes more than 10,000 hectares of urban land। इतने सारे लैंड की वेस्टेज, तो डंपफिल साइज जो है वो एकदम 10,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड हो गया। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अगर वो हम लोग प्रॉपरली वेस्ट को ट्रीट करते हैं इंस्टेड ऑफ डंपिंग इन द लैंडफिल, तो उन सारे 10,000 हेक्टर्स पे हम घर बना सकते थे, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन उसे हमने डंप साइट यानी लैंडफिल साइट के तौर पे कन्वर्ट किया है या यूज़ किया है। अब दिस इज़ जस्ट ए नोट फॉर प्रीलिम्स, इसको आपको आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ इन इंडिया। सबसे टॉप पे आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि मेट्रो सिटीज़ में इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद आता है म्यूनिसिपालिटी जो उससे छोटी सिटीज़ में इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी। टोटल 8 स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पॉलिटी जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहला चैलेंज है इनसफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट बाय यूएलबी, इनएफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट बाय यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडीज़। In most of the municipalities in India, the solid waste management practices are highly inefficient along with other administrative obstructions such as difficulties in the decision making and the problem of cost planning। यहाँ पे सबसे पहला है कि पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कॉस्ट प्लानिंग पैसे नहीं होते। इतनी सारी जो है डंप साइट्स को ढूंढना होता है, उसके बाद इतनी सारी आप कलेक्शन साइट्स ढूंढनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कलेक्शन का खर्चा, मैन पावर इतना नहीं है, स्टाफ इतना नहीं है कि जगह जगह जाके कलेक्शन करें। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। कई कई कंपनीज़ वगैरह में कई कई कंपनीज़ को हायर किया जाता है या कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जाता है टू डू द जॉब की कलेक्ट करो वेस्ट को और प्रॉपर एक जगह पे डिस्पोज करो, एक सेंट्रल साइट पे डिस्पोज करो इस तरह से। और इसके लिए भी खर्चा बजट नहीं होता है, प्रॉपर कॉस्ट प्लानिंग नहीं होता है, बजट नहीं है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी होती है और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ट्रीटमेंट, कलेक्शन नहीं हो पाता। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। आप जब एयरपोर्ट जाते हो तो आपको ये इस तरह के जो है बिन्स देखते होंगे जहाँ पे लिखा होता है वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट, ई वेस्ट। तो यहाँ पे प्रॉपरली वेट वेस्ट को वेस्ट वाले एक जगह पे डाला जाता है और ड्राई वेस्ट को एक जगह पे डाला जाता है, सैनिटरी वेस्ट को एक जगह पे डाला जाता है। लेकिन हम हाउस होल्ड वगैरह में क्या करते हैं कि सबको एक ही डस्टबिन में डाल के डंप करके देते हैं, जिससे वजह से प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होता और मिक्सड हो जाता है बिटवीन द वेट वेस्ट एंड द ड्राई वेस्ट। सैनिटरी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट जो है वो एक ही जगह पे डाल के हम लोग डिस्पोज करके दे देते हैं, जिससे सब मिक्स हो जाता है और जिससे बैक्टीरियल फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज़ लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। लोगों में अवेयरनेस जागृत करना ज़रूरी है कि वेस्ट में जो है सेग्रीगेट करें कि ड्राई वेस्ट को किस में डालना है, वेट वेस्ट कहाँ पे डालना है, आपको सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी वेस्ट किधर डालना है। तो इस तरह से सेग्रीगेशन के लिए अवेयरनेस जागृत करना लोगों में ज़रूरी है। Lack of segregation of waste. There is a lack of awareness among a large section of the population regarding the segregation of household waste. Failing to segregate ट्रेड वेस्ट प्रॉपरली एंड्स अप मिक्स इन लैंडफिल। जैसे कि मैंने कहा फेलिंग टू सेग्रीगेट, अगर आप फेल होते हो हाउस होल्ड, ड्राई वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट, ई वेस्ट, सब एक ही जगह पे आप जाके डंप करके आते हो, तो ये जो है वो मिक्सचर जनरेट करता है जो कि हार्मफुल गैसेस और बैक्टीरियाज का जन्म देता है और दैट इज़ वेरी हार्मफुल। अगर आप ड्राई वेस्ट को एक जगह पे रखो तो ड्राई वेस्ट कैन बी रिसाइकल, वेट वेस्ट को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप सेग्रीगेट करके रखोगे तो उन सब का अलग से ट्रीटमेंट होता है और ये बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं तीसरे चैलेंजेस की, दैट इज अनसस्टेनेबल पैकेजिंग।
जैसे कि अगर आप हम में से हर कोई ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग करता है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे चीज़ें ऑर्डरिंग करता है, आजकल तो ज़ोमैटो, स्विगी हर हर रोज़ ही हर कोई ऑर्डर करता है, मैं खुद ही ऑर्डर करती हूँ। तो ऑर्डरिंग के साथ साथ जो प्लास्टिक के पैकेट्स में आती है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है ऑनलाइन जो है पैकेजिंग में। जैसे कि मान लो आपने अमेज़ॉन वगैरह में अभी दिवाली से अभी जो है सेल चल रही है दिवाली वगैरह पे, हर फेस्टिवल पे सेल चलती है, तो लोग और ज़्यादा अबंडेंस में ऑर्डर करते हैं। तो वो जिन थैलियों में देते हैं दैट आर प्लास्टिक मेड, जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ता रहा है, वैसे वैसे प्लास्टिक पोल्यूशन की मात्रा जो है वो बहुत हाई होती जा रही है। Unsustainable packaging. The popularity of online retail and food delivery apps, though restricted to big cities, is contributing to the rise in plastic waste. E-commerce companies too have come under the fine for excess use of plastic waste. Also, there are no disposal instruction included with packaged product. जैसे कि मैंने कहा कि ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे कि फूड डिलीवरी वेबसाइट, आपने ज़ोमैटो, स्विगी से ऑर्डर किया, कुछ थाली वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, तो वहाँ पे डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन नहीं होता है कि उस खा के वो पैकेट को क्या करें, तो आप नॉर्मली फेंक देते हो अपने डस्टबिन में। तो वो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो प्लास्टिक पोल्यूशन को जनरेट करता है। तो इस तरह से हज़ार करोड़ मात्रा में लोग रोज़ ऑर्डर करते हैं, और कितना ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट्स की वजह से, जो कि प्लास्टिक को यूज़ करते हैं टू डिलीवर देयर प्रोडक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन हाउ टू डिस्ट्रॉय या हाउ टू डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट विद द पैकेज वेस्ट। उसके बाद राइजिंग रूरल अर्बन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे अभी कुछ चीज़ों से ये देखने को मिल रहा है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, वहाँ का जो वेस्ट है वो कलेक्ट करके रूरल एरियाज़ के कोने में किधर में जाके लैंडफिल्स में एक्वायर करके उधर डंप किया जाता है, जिससे रूरल पॉपुलेशन को बहुत गुस्सा आ रहा है कि हाँ, हमारे गांव में, हमारे विलेजेस में अर्बन लोगों की कचरा आ रहे हैं, हम क्यों सहेंगे इनका, हमारी ज़मीन वो लोग ले रहे हैं, हमारे उनकी वजह से हमारी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये रूरल अर्बन कॉन्फ्लिक्ट है। तो गुस्से में आके रूरल वाले भी यहाँ पे अर्बन साइट्स में आके अपना कचरा डंप करके जाते। तो दिस काइंड ऑफ रूरल अर्बन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी वेस्ट को एक तरह से बढ़ावा दे रही है। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहला इनिशिएटिव है नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जून 2022 जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, उस दिन जो है वो इंडिया ने एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया था इन बैन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इसके रिलेवेंट ही एक डैशबोर्ड आया था जिसका नाम था नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के लिए ऑर्डर्स जारी किए थे। यहाँ पे एक ग्रीवियंस पोर्टल भी जारी किया गया था, एक ऐप भी आया था, और एक मैस्कॉट भी आया था जो कि मैस्कॉट प्रकृति था। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स थे वो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए थे ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022। उसके बाद प्रोजेक्ट रीप्लान का लॉन्च हुआ था। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, as part of its commitment to Swachh Bharat Abhiyan, has started manufacturing of plastic mixed hand paper made under its project रीप्लान। रीप्लान का मतलब है रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने एक प्लान इनिशिएट किया था अंडर द इनिशिएटिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत जो है एक मिक्सचर होगा ऑफ प्लास्टिक एंड खादी प्रोडक्ट्स। In this project, the waste plastic is collected, cleaned, chopped, beaten, and treated for softness. After that, it is mixed with paper raw material, cotton rags pulp, in a ratio of 80% pulp and 20% plastic waste. The institute has sold over 6 lakh handmade plastic mixed carry bags since September 2018. प्रोजेक्ट रीप्लान के अंतर्गत जो है वो 80-20 रेशियो होगा, जिसमें 20% जो सॉफ्टन प्लास्टिक होगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा, और बाकी जो है वो पेपर पल्प हो गया या फिर
जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे उस तरह की प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा, जैसे कि पेपर पल्प हो गया, उसके बाद कॉटन रैग्स पल्प हो गया, जैसे कि रैग्स मतलब जो हमारी चावल की बोरी होती है उसके पल्प जिससे बनती है, जो कॉटन वगैरह के रैग्स पल्प, उसके पल्प से बनाया गया या फिर पेपर से बनाया गया, या फिर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाएगी। और प्लास्टिक की सिर्फ 20% इनपुट डाला जाएगा और कैरी बैग्स टाइप का इस्तेमाल किया जाएगा ऑन द मिशन ऑफ बैन प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड इंडिया और क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला जो इंडिया स्टेप ले सकता है दैट इज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मान लीजिए एक प्रोड्यूसर ने एक सामान जनरेट किया है, और ये चार्ट आप देख सकते हैं, देखो ईपीआर का चार्ट क्या है, आई होप इट्स विजिबल। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर ने एक सामान को बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है रिटेलर में, रिटेलर से ये गया है कंज्यूमर में। कंज्यूमर के बाद ये जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का मतलब मान लीजिए बोतल, वाटर बॉटल्स जो होते हैं, जो प्लास्टिक के बोतल होते हैं, मान लीजिए वो मैन्युफैक्चर किया गया, फिर उसके बाद वो रिटेलर के पास गया, रिटेलर के बाद वो कंज्यूमर के पास गया, और प्रोड्यूसर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कंज्यूमर के पास से फिर से प्रोड्यूसर के पास जाए, ताकि वो रिसाइकिल करके दोबारा से इस्तेमाल किया जाए और नया नहीं बनाना पड़े। तो रिसाइकलिंग मेथड हो इस तरह से, ये ईपीआर बनाना ज़रूरी है फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट और एनी काइंड ऑफ वेस्ट। आई होप आपको ये दिख रहा है, बिकॉज ये बहुत माइन्यूट हो रहा है। लेट मी एडजस्ट इट अ बिट। सो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्रोड्यूसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलेक्शन ऑफ वेस्ट। इन केस यहाँ पे पानी की जो बोतल है, वो पानी या सॉफ्ट ड्रिंक्स ख़त्म होने के बाद जो है वो प्रोड्यूसर उस बोतल को अपने पास वापस से लाएगा और उसको रीयूज़ करेगा, ताकि नया बोतल प्रोडक्शन ना हो। इस तरह से दिस इज़ द बेसिस ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ से सोर्स हुआ है वहीं से प्रोड्यूसर के पास वापस आना चाहिए, ताकि नया बैच जो है उसको जनरेट करने की ना पड़े। उसके बाद सेकेंड है डिसेंट्रलाइजेशन। अभी क्या है कि हमारे गवर्नमेंट के पास या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास इतनी स्टाफ नहीं है, स्टाफ की शॉर्टेज है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है कि इतनी सारी स्टाफ्स करें। और यहाँ पे अभी क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज बॉडी है जो सारे वेस्ट को कलेक्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और ट्रीट करती है, डिस्पोज करती है, एक सेंट्रलाइज बॉडी है। लेकिन अगर वो डिसेंट्रलाइज करे तो मान लीजिए एक फ्लैट है, फ्लैट में ही छोटे छोटे कम्युनिटीज़ होनी चाहिए जहाँ पे इनफॉर्मल मेंबर्स को रखना चाहिए। और एक फ्लैट में एक कम्युनिटी हो, उसमें इनफॉर्मल मेंबर हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वेस्ट टू अ सेंट्रलाइज पॉइंट। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे जो इनफॉर्मल सेक्टर मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, और इससे क्या होगा, अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगी। ताकि क्योंकि हर जगह पे छोटे छोटे मेंबर्स, अगर वार्ड है वार्ड हिसाब से आप छोटे छोटे इनफॉर्मल मेंबर्स को कर सकते हैं उनकी। उसके बाद वो लोग को एम्प्लॉय करके वो लोग वो वेस्ट को डिस्पोज करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, करके वो डिस्पोर्ट करेंगे, जिससे अर्बन लोकल बॉडीज़ का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। So decentralization waste management systems or community level waste management systems will reduce the burden of handling large volume of municipal waste at a centralized location। जैसे कि मैंने कहा, ये अर्बन लोकल बॉडी से या म्यूनिसिपल बॉडी से जो वेस्ट मैनेजमेंट का बर्डन है वो लॉस मतलब रिड्यूस कर देगा। क्योंकि हर छोटे छोटे लेवल पे, वार्ड पे हो चाहे फ्लैट्स पे हो, वहाँ पे आप कोई इनफॉर्मल मेंबर्स को या किसी किसी मेंबर्स को एम्प्लॉय कर दो जो कि इन वेस्ट को कलेक्ट करे और ट्रांसपोर्ट कर दे, जिससे स्टाफ शॉर्टेज की कमी जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एट सिटी लेवल। जैसे कि मैंने कहा, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को, अगर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप चांस दो कि वेस्ट को कलेक्ट करके वहाँ पे आप ड्रॉप कर दो, तो इट विल बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा जब ये डिसेंट्रलाइजेशन का मेथड इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसाइकलिंग।
Technology driven recycling में government should encourage research and development in the field of waste recycling at university and school level to promote active participation of masses in technology enhancement in the field of waste management. तो बहुत सारे नए नए रिसर्चेस कंडक्ट करनी चाहिए एट द कॉलेज लेवल, एट स्कूल लेवल, एट द लैब्स, ताकि नए नए इनोवेशंस निकल के आए फॉर द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग. बहुत कम ऐसा होना चाहिए कि लैंडफिल्स को फिल करा डंप किया जाए, बाकी सारा जितना हो सके रिसाइकिल करके रीयूज़ किया जा सके. और इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने के लिए गवर्नमेंट को फंड्स देनी चाहिए, गवर्नमेंट को इनकरेज करने चाहिए, कैंपेन्स डालनी चाहिए, कॉन्टेस्ट डालने चाहिए, ताकि रिसाइकलिंग में नए नए इनोवेशंस हो सके. ये है हमारी वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.